अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे करंट की। तो डेफिनेशन देखते हैं। एवरेज करंट, डेफिनेशन देखते हैं एवरेज करंट की। कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं। इसमें से चार्ज क्रॉस कर रहा है, लेट डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस द एरिया इन टाइम delta t. Then average current through the cross section is average current will be equal to delta q by delta t. इंस्टेंटेनियस करंट होगा अगर इसमें से dt टाइम में dq चार्ज फ्लो करे, dt टाइम इंटरवल में dq चार्ज फ्लो करे, dt टाइम इंटरवल का मतलब इनफिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल में बहुत कम चार्ज, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, कम टाइम में कम, नेग्लिजिबल टाइम में नेग्लिजिबल चार्ज फ्लो करेगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट होगा I will be equal to dq by dt। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं, चार्ज क्रॉस, लेट डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस द एरिया इन टाइम डेल्टा टी। तो इसलिए हम देखते हैं ये एरिया बनाते हैं, यहाँ पे चार्जेस हैं जो क्रॉस कर रहे हैं। ये लेते हैं एरिया वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अगर चार्जेस यहाँ पे सारे चार्जेस v वेलोसिटी से जा रहे हैं, एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हम देखते हैं वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स लेंगे, एक एरिया वेक्टर के लॉन्ग v cos थीटा और एक एरिया वेक्टर के पैरेलल v sin थीटा। तो देखेंगे क्रॉसिंग इज ड्यू टू v cos थीटा। v sin थीटा की वजह से क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये किसी भी दो कंट्रीज की बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे पाक है। तो एक आदमी जब भी यहाँ पे चल रहा है और ऐसे करते हैं क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग कैसे भी हो सकती है, ये क्रॉस हो रहा है। बट अगर आदमी बाउंड्री पे ही चल रहा है, तो क्रॉस नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर चार्जेस सरफेस के पैरेलल चल रहे हैं तो ये क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये सरफेस एरिया दो रीजन को डिवाइड करेगा। तो अगर ये कोई भी सरफेस एरिया मानते हैं, चार्ज ऐसे जा रहे हैं तो क्रॉस करेंगे, चार्ज ऐसे जा रहे हैं तो क्रॉस करेंगे, चार्ज अगर सरफेस के लॉन्ग जा रहे हैं तो क्रॉस नहीं करेंगे, तो v sin थीटा की वजह से चार्ज सरफेस के लॉन्ग जाएगा, इसकी वजह से क्रॉसिंग नहीं होगी। तो चार्ज अगर सरफेस पे जा रहा है, सरफेस के ऊपर चल रहा है, तो उसकी वजह से कोई करंट नहीं होगा, तो अब एक दो एग्जांपल्स लेते हैं करंट के। इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, कब ये दोनों सेम होंगे, कब अलग अलग होंगे। फिर देखेंगे एक्चुअली में चार्ज कैसे फ्लो करता है, फिर चार्ज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन निकालेंगे, वहाँ से फिर ओम्स लॉ ड्राइव करेंगे, फिर वहाँ से कंडक्शन करंट के लिए जनरल वर्केजी थ्योरम डिराइव करेंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसके बाद हम करंट निकालने पे एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, फिर करंट की इक्वेशंस डिराइव करेंगे, फिर ओम्स लॉ डिराइव करेंगे, फिर देखेंगे ओम्स लॉ को जनरलाइज करेंगे, वर्केजी थ्योरम निकालेंगे कंडक्शन करंट के लिए। अभी एग्जांपल्स लेते हैं एक तो
करंट कैलकुलेट करने पे। तो पहले एग्जांपल लेते हैं। There is a straight wire having uniformly distributed charge per unit length lambda. The wire moves with velocity v along its length as shown. This is a wire having charge per length lambda. This is a cross section. Find the current through the cross section. The wire is moving with velocity v. तो हमारे पास एक वायर है जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और वो वायर v वेलोसिटी से मूव कर रही है अपनी लेंथ के अलावा। तो लेंथ के ऊपर ही चल रही है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे करंट निकालना है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से करंट निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज करंट। तो ये वायर है, क्रॉस सेक्शन इस तरह से बना लेते हैं, क्रॉस सेक्शन इस तरह से बना लेते हैं। चार्ज लेंथ लैम्डा है, इसकी वेलोसिटी v है। तो t टाइम में यहाँ से कितना चार्ज क्रॉस करेगा? इन टाइम डेल्टा t, डेल्टा l लेंथ crosses the cross section. डेल्टा l आएगा v डेल्टा t। डेल्टा t में कितनी वायर इसको क्रॉस करेगी? इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कितना क्रॉस करेगी? तो डेल्टा t में वायर कितना चलेगी? डेल्टा t में वायर चलेगी v डेल्टा t, क्योंकि v यूनिफॉर्म है। तो चार्ज क्रॉसिंग इन डेल्टा t, चार्ज क्रॉसिंग इन डेल्टा t will be equal to delta q will be equal to lambda into delta l। डेल्टा l लेंथ पे चार्ज कितना होगा? चार्ज पे लेंथ इनटू लेंथ। तो एवरेज करंट आएगा डेल्टा q बाई डेल्टा t। तो आ जाएगा लैम्डा डेल्टा l बाई डेल्टा t, ये आ जाएगा लैम्डा इनटू v। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट में डेल्टा l बाई डेल्टा t की जगह यहाँ पे dl लेंथ क्रॉस होगा v dt टाइम में कितनी लेंथ क्रॉस होगी? v dt लेंथ में कितना चार्ज क्रॉस होगा? लैम्डा dl। कितना करंट होगा इंस्टेंटेनियस? dq बाई dt। तो ये हो जाएगा लैम्डा dl बाई dt। तो ये आ जाएगा लैम्डा इनटू v। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, हर एक सेकेंड में सेम चार्ज क्रॉस करेगा, हर डी टाइम में सेम चार्ज क्रॉस करेगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा सेम रहेगा। तो एवरेज करंट, कोई भी चीज़ अगर वेरी ना करे तो उसका एवरेज वही खुद होता है। जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो शुरू में करंट कम होगा, बाद में करंट ज़्यादा होगा, तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट अलग अलग होगा। बट अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट सेम ही आते हैं। अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो हम सब देख सकते हैं, अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो इंस्टेंटेनियस करंट आ रहा है लैम्डा इनटू v।
तो जैसे भी बढ़ता जाएगा, पहले dt में कम लेंथ क्रॉस करेगी, अगले dt में ज़्यादा लेंथ क्रॉस करेगी, अगले में और ज़्यादा करेगी, यानी कि ज़्यादा चार्ज क्रॉस करता रहेगा सेम टाइम में। तो इंस्टेंटेनियस करंट बढ़ता रहेगा अगर भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब हर इंटरवल में एवरेज करंट सेम नहीं आएगा। तो कभी भी कोई चीज़ अगर ना बदले तो उसका एवरेज वो खुद ही होता है। तो एवरेज कब निकालते हैं? जब चीज़ें बदलती है। तो अगर ये वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इंस्टेंटेनियस करंट यूनिफॉर्म है, इंस्टेंटेनियस करंट यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। करंट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, करंट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। करंट की कैलकुलेशन पे देयर इज ए cylinder of cross section area A in which charge carriers per unit volume is equal to n and charge on each carrier is Q. Cylinder moves with uniform velocity v as shown. तो हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसमें चार्ज कैरियर्स हैं, इसमें चार्ज कैरियर्स हैं, इतने ड्रॉ किए हुए। ये पूरा v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये पूरा v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, नंबर ऑफ चार्ज, और एक चार्ज पे, एक कैरियर पे चार्ज है q। ये पूरा v वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमें इस क्रॉस सेक्शन से करंट निकालना है। फाइंड करंट थ्रू शोन क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से हमें करंट निकालना है। तो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन ये है, इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम n है, चार्ज कैरियर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर n है और एक कैरियर पे चार्ज q है। इसकी वेलोसिटी v, सिलेंडर की वेलोसिटी v, यानी कि हर चार्ज की वेलोसिटी v है। तो इस क्रॉस सेक्शन से करंट निकालना है, इस क्रॉस सेक्शन से करंट निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, 2D डायग्राम ड्रॉ करते हैं और क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि पूरा सिलेंडर v वेलोसिटी से जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन इन टाइम dt टाइम में ये कितना मूव करेगा, dx कितना आएगा vdt, तो dx आएगा vdt। तो ये मूव करेगा dx आएगा v dt। तो इससे जो लेंथ क्रॉस करेगी वो dx करेगी और वॉल्यूम क्रॉस करेगा adx। तो ये वॉल्यूम क्रॉस करेगा a v dt। तो ये वॉल्यूम क्रॉस करेगा, इस वॉल्यूम को लिखते हैं dv, इस वॉल्यूम को लिखते हैं dv। तो इतना वॉल्यूम सिलेंडर का क्रॉस करेगा तो उसमें कितने कैरियर्स हैं, उसमें कितने कैरियर्स हैं। तो दिस मीन्स नंबर ऑफ कैरियर्स क्रॉसिंग इन dt। तो इतना वॉल्यूम क्रॉस करेगा, कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। तो नंबर ऑफ कैरियर्स कितने आएंगे, कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ कैरियर्स क्रॉस करेंगे, नंबर ऑफ कैरियर्स इतने क्रॉस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा n a v dt। हर कैरियर पे चार्ज क्यों है, तो दिस इंप्लाइज
चार्ज क्रॉसिंग इन टाइम dt। तो चार्ज क्रॉसिंग आएगा क्यू एन इंटू डी वी, तो ये आ जाएगा क्यू एन ए वी इंटू डी टी। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट, ये एवरेज करंट, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट सेम ही आएगा। इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट सेम ही आएगा। इंस्टेंटेनियस करंट आएगा डी क्यू बाई डी टी, तो डी टी को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आएगा क्यू एन ए इंटू वी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट आएगा, यहाँ पे जो करंट आएगा वो आएगा क्यू एन ए इंटू वी। क्यू एक कैरियर पे चार्ज है, एन है नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया और वी है इसकी वेलोसिटी, वी है इसकी वेलोसिटी। अब इसी एग्जांपल को हम एक और तरीके से लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम एक और तरीके से लेते हैं। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, पिछले एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, पिछले एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। करंट की इक्वेशन है, तो the solid uniformly charged cylinder of cross section area A having carriers per unit volume rho is moving with constant velocity v along its axis। तो ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, जिसका क्रॉस सेक्शन है ए, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें चार्ज कैरियर्स हैं, कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम एन है और हर कैरियर पे चार्ज क्यू है, तो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब एक काम करेंगे, अब एक काम करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसका क्रॉस सेक्शन है ए, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, ये लेते हैं ए और ये लेते हैं एस, ये लेते हैं ए और ये लेते हैं एस। तो यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर, अगर एरिया को वेक्टर लेते हैं एक्स के लॉन्ग आएगा, क्योंकि इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन भी है, ये क्रॉस सेक्शन ने ऐसे काटा है, तो यहाँ पे एस वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल आएगा थीटा, एंगल आएगा थीटा। फाइंड करंट, find current through both cross sections, find current through both cross sections। अब निकालते हैं करंट क्रॉस करने का मतलब, अब देखते हैं करंट क्रॉस करने का मतलब। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये सिलेंडर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम 1D में ड्रॉ करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है एस, ये है सिलेंडर। तो एक बार देखते हैं, जैसे इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जैसे इस क्रॉस सेक्शन को बड़ा कर देते हैं, ये क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन स्पेस पे फिक्स्ड है, ये सिलेंडर जा रहा है, ये सिलेंडर जा रहा है, तो इसके उसके बीच का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके उसके बीच का वॉल्यूम कांस्टेंट है और चार्ज प्रिंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसके बीच में चार्ज सेम रहेगा, इसके बीच में इतने रीजन के बीच में चार्ज सेम रहेगा जैसे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जितना चार्ज एंटर करेगा यहाँ से उतना एग्जिट करेगा। तो इसका मतलब अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, तो करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया 1 विल बी इक्वल टू करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया 2, जैसे कि हमने ड्राइव कर रखा है पहले, जैसे कि हमने ड्राइव कर रखा है पहले, ये आएगा एन ए, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया एन ए एन क्यू इंटू वी इंटू वी इंटू वी। अब एक काम करते हैं, ये एरिया ए वेक्टर ऐसे है, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो देखते हैं इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉसिंग कैसे होगी, इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉसिंग कैसे होगी।
तो हमें दोनों में करंट पता है, हमें दोनों में करंट पता है, दोनों के थ्रू करंट सेम आना चाहिए, दोनों के थ्रू करंट सेम आना चाहिए। तो इसके थ्रू करंट निकालने के लिए, इसके थ्रू करंट निकालने के लिए, इसके थ्रू भी करंट इतना ही आएगा, इसके थ्रू भी करंट इतना ही आएगा। तो एक काम देखते हैं, यहाँ पे दूसरे क्रॉस सेक्शन ए से, ये क्रॉस सेक्शन ये ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, ये एंगल है थीटा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते हैं, v cos थीटा और v sin थीटा। तो देखते हैं ये चार्ज क्रॉस हो रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो कोई भी एक सरफेस है तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये एक सरफेस है, बट ऐसे जाएंगे तो सरफेस क्रॉस नहीं होगा, सरफेस के अलावा मूव करेंगे तो सरफेस क्रॉस नहीं होगा। तो v sin थीटा की वजह से चार्ज सरफेस के अलावा मूव करेगा, v cos थीटा की वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से क्रॉसिंग होगी, इसकी वजह से क्रॉसिंग होगी, तो उसकी वजह से क्रॉसिंग नहीं होगी। तो I2 को हम अगर यहाँ पे सीधा कैलकुलेट करें, ये एरिया S है, ये एरिया S है, यहाँ वाला v sin थीटा की वजह से क्रॉसिंग नहीं हो रही, v cos थीटा की वजह से हो रही है। तो पिछला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, n एरिया कितना आ जाएगा, S आ जाएगा, चार्ज Q आ जाएगा, वहाँ पे v से क्रॉसिंग हो रही थी, यहाँ पे किससे क्रॉसिंग होगी, v cos थीटा। तो I2 को हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं n q s cos थीटा इंटू v। तो ये देखते हैं, ये एरिया s cos थीटा का मतलब क्या होगा, s cos थीटा का मतलब क्या होगा, ये एरिया s है, ये वेलोसिटी भी है, एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, एरिया वेक्टर और एक्सिस के बीच में एंगल है थीटा। तो इस एरिया और इसके बीच में भी एंगल आएगा थीटा। तो ये s है, तो ये कितना आएगा, s cos थीटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं s cos थीटा आएगा ए के बराबर। तो I2 आएगा I2 आएगा n q a इंटू v। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं, इसको हमें इन जनरल कैसे लिखना चाहिए, तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो अगर दोनों के थ्रू करंट सेम है, तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए, अगर ये सिलेंडर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया S है, यहाँ पे वेलोसिटी V है और ये एरिया वेक्टर ऐसे है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो करंट का एक्सप्रेशन एक्चुअली में क्या आना चाहिए, तो करंट का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगी v cos थीटा की वजह से होगी, v sin थीटा की वजह से नहीं होगी। तो करंट यहाँ पे आएगा, दिस इक्वल टू n q s cos थीटा इंटू v। तो s एरिया वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ये v है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n q v वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो ये करंट की इक्वेशन आएगी, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कोई भी एरिया है, चार्जेस यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, चार्ज का वॉल्यूम n है और चार्ज ऑन ईच कैरियर v है। तो इस क्रॉस सेक्शन से करंट आएगा n q v डॉट s। तो जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था वो जनरल था, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से करंट की इक्वेशन आएगी n q v डॉट s। अब हम देखते हैं कंडक्शन करंट की इक्वेशन डिराइव करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर कंडक्टर डालेंगे तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं। लोअर पोटेंशियल पे चार्ज आएंगे तो लोअर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, हाई पोटेंशियल से चार्ज निकलेगा तो हाई पोटेंशियल कम हो जाएगा। कुछ टाइम बाद कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है, एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्ड है, और कंडक्टर के अंदर एटम्स नहीं होते, आयंस होते हैं। हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा या 3 देगा।
तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स जिसे मूव करेंगे करंट ऑपोजिट साइड जाएगी, करंट ऑपोजिट साइड जाएगा। पर अपन क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जा रहे हैं, कंडक्शन चार्ज दूसरी तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जा रहे हैं तो कंडक्शन चार्ज दूसरी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन से ही करंट निकालते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे मूव कर रहे हैं करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ conduction, current and derivation of Ohm's law। तो यहाँ पे मैं कंडक्टर लेते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन की है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मेंटेन की हुई है। Consider a conductor of length L and cross section area A, in which electric field E is मेंटेन। तो देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होगी, कंडक्टर रुका हुआ है तो आयंस रुके हुए हैं, आयंस वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आयंस जब वाइब्रेट कर रहे हैं और लॉन्ग पीरियड उनका कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, उनकी शिफ्ट नहीं होगी, आयंस की शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक वाइब्रेट कर रहे हैं तो माइनस एम्पलीट्यूड टू प्लस एम्पलीट्यूड जाएंगे तो उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा 2 ही, अगर ए एम्पलीट्यूड है तो लॉन्ग टाइम उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी, उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 लॉन्ग पीरियड। तो क्योंकि हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट में चार्ज ट्रांसपोर्ट होगा, चार्ज शिफ्ट होगा, तो आयंस को हम रेस्ट पे मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, आयंस आर वाइब्रेटिंग randomly and can be taken at rest। क्योंकि इनकी एवरेज वेलोसिटी बहुत लंबे समय पे 0 आएगी, क्योंकि इनकी ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगी, तो एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता रहेगा डिस्प्लेसमेंट तो -a से +a 2a तक ही हो जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, तो इनकी वजह से शिफ्ट भी नहीं हो रहा, तो इनको हम रेस्ट पे मान सकते हैं, क्योंकि हमें करंट निकालना है, करंट के लिए हम आयंस को रेस्ट पे मान सकते हैं, कंडक्टर रेस्ट पे। अब इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, वो फ्री मूव कर सकते हैं, हीट की वजह से वो रैंडमली मूव करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रिक को छोड़ देते हैं, हीट की वजह से वो रैंडमली मूव करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज हम सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंगे, और रुका हुआ लेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो आयंस में है उसको रुका हुआ लेंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स अंदर थर्मल मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो हम एक बात मानते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ चले गए तो इससे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स बेशक रैंडमली मूव करें, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं थर्मल मोशन ऑफ free electrons is random in nature, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक को हटा देते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी रैंडमली मूव करते रहे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेंगे। क्यों? एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो मानते हैं यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चले गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चले गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो चार्जेस को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वो कम की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वो कम की तरफ मूव करेंगे, तो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इसका मतलब क्या है, किसी भी वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही आएंगे,
जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही आएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते रहे, तो इतने वॉल्यूम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो इसका मतलब मान सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल मोशन कैन बी टेकन एज 0। तो इसका मान सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री electrons due to thermal motion is 0। तो इसका मतलब जैसे ही हम करंट किसकी वजह से लेंगे, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करते हैं, जैसे हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करते हैं, हम अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करते हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसे चलना शुरू करेंगे। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलना शुरू करेंगे। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ होगा क्या। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस पे फोर्स पड़ेगी E इंटू ई, इस पे फोर्स पड़ेगी E इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इनको एक्सलेट करना चाहिए, इनकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, इनकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। हमें ऐसा लगेगा कि इनकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स जब भी ऐसे जा रहे हैं, बीच में आयंस आएंगे, उनसे टकराएंगे, रुक जाएंगे, उनसे टकराएंगे, रुक जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, यहाँ पे बीच में आयंस आएंगे, इसके साथ टकराएगा, रुक जाएगा, थर्मल मोशन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलेगा, फिर आगे आयंस से टकराएगा, फिर चलेगा, फिर आगे आयंस से टकराएगा, फिर चलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स मूव ड्यू टू electric field, they undergo collisions। तो अगर हम collisions नहीं मानते तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स पड़ती E इंटू ई इधर पड़ती, E इंटू ई इधर पड़ती, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स E इंटू ई इधर पड़ती, उनकी वेलोसिटी बढ़ती रहती। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीच में आयंस आएंगे, टक्कर मारेंगे, ये अगर हेड ऑन होगा तो रुक जाएंगे, हेड ऑन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हेड ऑन मार के रुक जाएंगे। तो अगर पहले आयन के साथ टक्कर मार के हेड ऑन नहीं होता है, रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, तो अगले के साथ हेड ऑन हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट करेंगे, टक्कर मारेंगे, रुकेंगे, टक्कर मारेंगे, रुकेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन आएगी, थर्मल मोशन की वजह से रैंडम होगा, उसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। थर्मल मोशन की वजह से रैंडम होगा, रैंडमली मूव करेंगे, ब्राउनिंग मोशन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, थर्मल मोशन की वजह से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन है वो ड्रिफ्ट है, ये ऐसे चलेंगे, रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे, तो इनकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली नहीं बढ़ेगी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ड्यू टू collisions, velocity of free electrons cannot increase continuously. We assume all free electrons, we assume all free electrons to move with constant velocity in direction opposite to electric field. This motion due to electric field is called drift. This motion
is called drift, and this constant velocity is called, and this constant velocity is called, and this constant velocity is called drift velocity v. drift velocity v. तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एक आयन यहाँ पे है, एक आयन यहाँ पे, एक आयन यहाँ पे, एक आयन यहाँ पे, एक आयन यहाँ पे, एक आयन यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से यहाँ पे रेस स्टार्ट करता है। तो इस रीजन में हम मानते हैं कि इस पे कोई फोर्स नहीं पड़ रही, सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी फोर्स पड़ रही है। तो इसके पास जैसे आएगा कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ पे कोलाइड कर सकता है, या थर्मल मोशन की वजह से थोड़ा ऊपर जाके इसके साथ कोलाइड कर सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन भी है तो कहीं पे भी कोलाइड कर सकता है। तो एक बार रेस स्टार्ट करेगा, कोलाइड करेगा, फिर से रेस पे आएगा, फिर से स्टार्ट करेगा, फिर से कोलाइड करेगा, फिर से कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन के दो बार कोलाइड करने के बीच के टाइम को बोलते हैं फ्री टाइम, और जितना डिस्टेंस चलता है उसे बोलते हैं फ्री पाथ, तो हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी कैसे? इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी 0, तो एक कॉलिजन के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो कॉलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी से यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v max। तो ये रेस स्टार्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी v max होगी, कॉलिजन के बाद फिर से 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज इक्वल टू फ्री टाइम ड्रिफ्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट बिटवीन टू successive collisions is equal to free path, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, इसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी एक बार बढ़ती रहेगी, थर्मल मोशन इसके ऊपर है, थर्मल मोशन में नेगलेक्ट कर लिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आने के बाद एकदम कोलाइड करेगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इसे बोलेंगे फ्री पाथ, जितना टाइम लेगा उसे बोलेंगे फ्री टाइम, तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखते हैं, mean free path, this is average of all फ्री पाथ्स। कहने का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक बार कोलाइड और दूसरी बार कोलाइड करने के बीच के डिस्टेंस को फ्री पाथ बोलेंगे, फिर इसी इलेक्ट्रॉन के अगले दो कॉलिजन के बीच को फ्री पाथ बोलेंगे। ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, सेम होने के चांसेस बहुत कम है, इन जनरल अलग होंगे, बहुत रेयरली सेम होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे फ्री पाथ होंगे, दूसरे के बहुत सारे फ्री पाथ होंगे, तीसरे इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे फ्री पाथ होंगे, इन सब का एवरेज करेंगे तो उसे बोलेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को लिखते हैं लैम्डा, फिर लिखते हैं मीन फ्री टाइम। तो ये इलेक्ट्रॉन 0 वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाएगा और कोलाइड करेगा, इसके इस टाइम को बोलेंगे फ्री टाइम। तो इलेक्ट्रॉन अगली बार फिर कोलाइड करेगा तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच के हर टाइम को फ्री टाइम बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन का, तो बहुत सारे फ्री टाइम होंगे, सबका जो एवरेज लेंगे उसे बोलेंगे एवरेज और मीन फ्री टाइम, दिस इज
एवरेज ऑफ ऑल फ्री टाइम, इसे बोलेंगे एवरेज ऑफ ऑल फ्री टाइम। तो यहां पे इसको देखते हैं, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज है E, फोर्स है E इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये जब ऐसे करके जा रहा है तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम एक मॉडल लेते हैं, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी आएगी v max। तो हम एवरेज यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को लेंगे लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को लेंगे टाउ। तो यहाँ पे मानेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी से जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी से जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम मानते हैं क्योंकि टक्कर मारने की वेलोसिटी बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, बढ़ती है, तो कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रही, कॉलिजन्स की वजह से कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रही। तो आयंस क्या कर रहे हैं? इनको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, द एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन 0 थी, द एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इसको लेते हैं द एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू electric field E is called drift velocity, ये होगा mean free path by mean free time। तो इस एवरेज वेलोसिटी को लिख देते हैं v, और इसको लिखते हैं लैम्डा बाई टाउ, तो यहाँ पे हम करंट का एक्सप्रेशन लिखना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम करंट का एक्सप्रेशन लिखना शुरू करते हैं। तो ये हम कंडक्टर लेते हैं, वापस पूरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हम कंडक्टर लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन ये है ए, ये लेंथ है ई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में है, और ये जो सा इलेक्ट्रॉन है इधर हम मानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं। तो अब हम करंट की इक्वेशन लिखते हैं। करंट की इक्वेशन क्या आएगी? हमने पहले ड्राइव करके देखा होगा। करंट की इक्वेशन क्या आएगी? एन ई ए इंटू वी डी। तो एन यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, जो हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थर्मल मोशन की वजह से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक साथ चलना शुरू करते हैं। किस वेलोसिटी के साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ऐसा एज्यूम किया हुआ है। तो करंट क्या आना चाहिए? एन ई ए वी डी। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट की इक्वेशन ये आनी चाहिए। हमने दो बार पीछे डिराइव कर लिया, हमने दो बार डिराइव कर लिए। अब यहाँ से हम ओम्स लॉ ड्राइव करते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक ई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी v max है, जस्ट यहाँ पे कोलाइड करेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? टाउ। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आएगी ई आएगी, इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? ई बाय एम। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, बड़े ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी ई बाय एम। तो यहाँ से यहाँ तक टाउ कैसे निकालेंगे? कॉलिजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v max होगी,
यहाँ पे हम लेते हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से जा रहा है, ध्यान रखिएगा हम ये मान रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से जा रहा है, हमें नहीं पता, ये हमने अजम्पशन ली है कि ये यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से जा रहा है, सिर्फ एक्सेलरेटिविटी फोर्स है, बाकी कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेटिविटी फोर्स है, बाकी कोई फोर्स नहीं है। तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्केयर लगाएंगे, तो S कितना आएगा लैम्डा, U कितना आएगा 0, हाफ इट स्केयर हाफ E बाई m इंटू टाउ स्केयर। तो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ये आ जाएगा हाफ E बाई m इंटू टाउ, हाफ E बाई m इंटू टाउ। अब देखते हैं इसको करंट की इक्वेशन में डालते हैं, इसको करंट की इक्वेशन में डालते हैं, इसको हम देखते हैं और करंट की इक्वेशन में हम डालते हैं, करंट की इक्वेशन में डालते हैं तो करंट आएगा n E A इंटू वी डी, तो ये करते हैं हाफ E बाई m इंटू टाउ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल को v मान लेते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा v, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का वर्क डन E इंटू एल, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी v बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी v बाई एल, तो इसको लिख देते हैं n E स्केयर हाफ n E स्केयर हाफ n E स्केयर टाउ n E A वी डी हाफ E बाई m n E स्केयर टाउ बाई m इंटू v बाई एल, और यहाँ पे आएगा n E स्केयर, यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा a। तो हम ये देखते हैं, अब हम ये देखते हैं इस इक्वेशन को ऐसे करके लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2m बाई n E स्केयर टाउ, 2m बाई n E स्केयर टाउ इंटू l बाई a इंटू l बाई a इंटू आई। तो v आएगा, i यहाँ पे रहेगा, 2ml ऊपर आएगा, n E स्केयर टाउ इंटू a नीचे आएगा, n E स्केयर टाउ इंटू a नीचे आएगा। तो इस पूरी चीज को हम लिखते हैं, इस पूरे को हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी, तो इसको हम लिखते हैं, इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 2m बाई n E स्केयर टाउ। अब ध्यान रखिएगा कई बुक्स में टू दिया हुआ है, कई बुक्स में नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही करेक्ट सही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एजम्पशन दी हुई है कि यूनिफॉर्म फोर्स पे मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हम करंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली करंट नहीं निकाल सकते। तो इसमें जिस भी बोर्ड में जैसा भी दिया हुआ है 2 लिखना है या नहीं लिखना है, अपने बोर्ड को देखिएगा, ये 2 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये हम ऑटो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस कंट्रोवर्सी को बेटर है अवॉइड करना। तो रेसिप्रोसिटी ऐसे लिखेंगे, फिर आ जाएगा v इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई। और हम सबको पता है 9th क्लास से इस फॉर्मूले, इसको लिखते हैं r, इसको लिखते हैं r, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ है। और r क्या होगा, रेजिस्टेंस, r को हम क्या लिखते हैं रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला कितना आएगा रो एल बाई ए। तो ध्यान रखिएगा किसी भी रॉड की रेजिस्टेंस क्या होगी, किसी भी रॉड की रेजिस्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं, हम मानते हैं कंडक्शन चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, हम मानते हैं कंडक्शन चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहे हैं, एक्चुअली में हम मानते हैं कंडक्शन चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहा है और करंट कंडक्शन चार्ज की डायरेक्शन में होता है। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा रो एल बाई ए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, रेजिस्टिविटी हमने यूनिफॉर्म ली है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मास इलेक्ट्रॉन का हर जगह सेम ही होगा, तो रेजिस्टिविटी हर जगह यूनिफॉर्म है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा रॉड का, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ, लेंथ इज अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, क्रॉस सेक्शन ये कैसा है
परपेंडिकुलर फ्लो ऑफ करंट क्रॉस सेक्शन में कैसे लेंगे, जैसे करंट उसके परपेंडिकुलर जाए, एरिया के परपेंडिकुलर करंट जाए, तो एरिया इज परपेंडिकुलर द करंट, एल इज अलोंग द लेंथ ऑफ द करंट। तो यहाँ पे हमने ओम्स लॉ भी डिराइव कर लिया है, यहाँ पे हमने ओम्स लॉ भी डिराइव कर लिया है। अब अगला हम कंसेप्ट लेंगे, कंडक्शन करंट को एक बार डिस्कस करेंगे, कंडक्शन करंट को एक बार डिस्कस करेंगे और देखेंगे ओम्स लॉ सिर्फ किस केस में लग रहा है। यहाँ पे हमने चार्ज की मोशन में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देखी है, हमने नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं देखी। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने ओम्स लॉ देखा है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रही है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की इक्वेशन निकालिए। अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगे, अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगे तो देखिए उस केस में हम वर्किंग थ्योरम कैसे लगाएंगे। उस केस में तो हम जनरल करंट, कंडक्शन करंट की हम जनरल इक्वेशन निकालेंगे। तो ओम्स लॉ तो एक स्पेशल केस है, ओम्स लॉ तो एक स्पेशल केस है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन चार्ज पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रही हो, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रही हो तो हमें यहाँ पे वर्किंग थ्योरम लगा के जनरल डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अभी हम देखते हैं वर्किंग थ्योरम, अभी हम देखते हैं वर्किंग थ्योरम कंडक्शन करंट पे कैसे लगाएंगे, कंडक्शन करंट पे कैसे लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन कंडक्शन करंट। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें कन्वेंशनल चार्जेस हैं, कन्वेंशनल चार्जेस हैं, चार्ज ई है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते मान रहे हैं, ये कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते मान रहे हैं। तो ये हाई पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो लेते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं v, ये लेंथ इसकी l है और ये क्रॉस सेक्शन है a। तो ओम्स लॉ आएगा v इज इक्वल टू i इंटू आर, v इज इक्वल टू i इंटू आर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे मूव कर रहे हैं, हम मानते हैं कन्वेंशनल चार्ज इससे मूव कर रहा है, कन्वेंशनल चार्ज इससे मूव कर रहा है तो कन्वेंशनल चार्ज पे चार्ज ई लेते हैं, उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर लेते हैं और मानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्योंकि कॉलिजन्स की वजह से, कॉलिजन्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगी, टक्कर खाएगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर जीरो पे पहुंचेगा, फिर मैक्सिमम पहुंचेगा, ऐसे सारे कन्वेंशनल चार्ज करेंगे तो सबकी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक की वजह से ड्रिफ्ट आएगी और थर्मल की वजह से जीरो आएगी। तो देखते हैं ये रिलेशन क्या है। आई है करंट इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, वी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी क्या होता है, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर। ये कन्वेंशनल चार्ज है ई, इस पे चार्ज है ई, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसका मतलब ये वर्क डन है किसके लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ओम्स लॉ क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का वर्क डन, करंट इनटू रेजिस्टेंस आएगा। तो जब भी हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था तो इस कन्वेंशनल चार्ज पे सिर्फ एक ही फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिर्फ एक ही फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एक काम करते हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आई टू आ रहा है तो अगर बाकी बहुत सारी फोर्स होंगी, सो इफ नेट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज एफ। तो देखते हैं, यहीं से हम जनरलाइज कर लेते हैं, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये क्रॉस सेक्शन A है, ये कन्वेंशनल चार्ज है, इस पे नेट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज F है, इस पे नेट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज F है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, तो ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर नेट फोर्स ऐसे है तब भी करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो वर्किंग थ्योरम क्या होगी, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन सिर्फ एक ही फोर्स थी तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, वर्क डन में नेट फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज in taking it from 1 to 2।
इस पॉइंट 1 से 2 तक लेके जाने में उसका वर्क डन कितना आएगा, उसका वर्क डन कितना आएगा, उसको हम लिखेंगे वर्क डन। ये कितना आ जाएगा, आई इंटू आर। ये कितना आ जाएगा, आई इंटू आर। ये कितना आ जाएगा, आई इंटू आर। तो ये होगा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम होगी। अगर ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अगर ये फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो हम क्या करेंगे, वर्क डन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और वर्क डन में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं ईएमएफ। तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू electrostatic force is potential difference and due to non electrostatic, तो electrostatic को छोड़ के बाकी सारी forces की वजह से electrostatic force is EMF। तो यहाँ पे हम potential difference और EMF का डेफिनेशन देखते हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए जो फोर्स वर्क करेगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए जो नेटवर्क डन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा प्लस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस आई टू आर के बराबर हो जाएगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो नेट फोर्स का वर्क डन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से ईएमएफ होगा। तो रिलेशन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ईएमएफ विल बी इक्वल टू आई आर। तो रिलेशन बेसिकली क्या होना चाहिए, ये रिलेशन बेसिकली आएगा पीडी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ईएमएफ विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसका मतलब ये जेल वर्क की थ्योरी होगी। तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ऐसे, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऐसे होगी, अगर नेट फोर्स है नेट ऐसे होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो पीडी और ईएमएफ प्लस या माइनस हो सकते हैं, पीडी या ईएमएफ प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में तो ध्यान रखिएगा, अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेट फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, करंट की उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो नेट फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो ये आएगा 1 2 2 2 to 1 नेगेटिव आ जाएगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आगे, तो देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ और वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशंस रेजिस्टेंस पे और बैटरीज पे, रेजिस्टेंस पे और बैटरीज पे। यहाँ पे देखते हैं application of Ohm's law to resistor। कोई भी एक रेजिस्टर है, बहुत सारी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है जो हम देखेंगे। किसी भी रेजिस्टर का सर्किट डायग्राम ये है, किसी भी रेजिस्टर का सर्किट डायग्राम ये है, इसमें रेजिस्टेंस ये है। तो रेजिस्टेंस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होती है। इसमें करंट आई है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये टर्मिनल ए है। तो रेजिस्टेंस के अंदर करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, कमीशन चार्ज ऐसे जाएगा। तो ओम्स लॉ को हम कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, करंट की डायरेक्शन में वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। ये पोटेंशियल माइनस ये है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का वर्क डन आई इंटू आर आएगा। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव आएगा। ये हाई पोटेंशियल है, ये लोअर है, तो हाई माइनस लोअर पॉजिटिव आएगा। ऐसे जाएंगे करंट के क्रॉस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव आएगा। तो वी बी माइनस वी ए, तो ये वर्क नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव है और ये कितना आ जाएगा माइनस आई इंटू आर। ये कितना आ जाएगा माइनस आई इंटू आर। अब देखते हैं रेजिस्टेंस और बैटरी में क्या अंतर है। किसी भी सर्किट में करंट कंटिन्यूसली फ्लो कराने के लिए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना जरूरी है, क्योंकि हम फिर से देख लेते हैं, ये एक कंडक्टर है, ये हाई पोटेंशियल पे है, इस पे चार्ज क्यू है,
ये एक दूसरा कंडक्टर है, इस पे चार्ज 0 है, इन पे अगर कंडक्टिंग वायर लगा दिया है तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, इस पे चार्ज बढ़ेगा, इस पे कम होगा। तो वक्त आने के साथ तो अगर सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो हायर पोटेंशियल में लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा, तो लोअर पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो हमारा पोटेंशियल कम होगा। तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहेगा, एक टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और करंट 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। तो करंट कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से अगर एक्स चार्ज आया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा Q माइनस एक्स, तो इस चार्ज को उठा के वापस यहाँ पे डाल दें, इस चार्ज को उठा के वापस यहाँ पे डाल दें। तो इस चार्ज को उठा के अगर यहाँ पे वापस डाल दें तो चार्ज को हमें लोअर टू हाई पोटेंशियल लेके जाना है। तो चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो लोअर टू हाई लेके जाने के लिए एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत होती है। तो करंट को कंटिन्यूसली फ्लो कराने के लिए एक क्लोज लूप होना जरूरी है और एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं application of Work-Edge theorem to an open circuit cell। तो एक सेल कुछ इस तरह का होता है, एक सेल कुछ इस तरह का होता है। सेल के अंदर यहाँ पे मटेरियल है, सेल के अंदर यहाँ पे मटेरियल है। तो कोई भी एक सेल जो करंट ड्राइव करता है उसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कन्वेंशन चार्ज लेते हैं, यहाँ पे कन्वेंशन चार्ज लेते हैं, प्लस इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q। तो इस पे एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगी, इस पे एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगी। तो किसी भी बैटरी में जो चार्ज पहले फ्लो होना शुरू होता है, जो चार्ज सेपरेशन होती है इलेक्ट्रिक मेंटेन करने के लिए, वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हर कन्वेंशन चार्ज पे एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगी, एनी का मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्जेस आने शुरू होंगे, इधर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू करेंगे और इधर नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रहा क्योंकि ओपन सर्किट बैटरी है। तो इस इलेक्ट्रिक की वजह से इस पे फोर्स आएगी Q इंटू E। ये चार्ज Q है, तो यहाँ पे एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वजह से चार्जेस सारे ऊपर मूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक बढ़ती जा रही है, तो ये फोर्स बढ़ती जा रही है। तो इनइक्विलिब्रियम तो हम लिख सकते हैं इन स्टेडी स्टेट F नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल टू Q इंटू E, विल बी इक्वल टू Q इंटू E। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को A लेते हैं और इसको लेते हैं B, इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B। तो यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाए तो वर्क डन आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब QE, Q चार्ज पे फोर्स पड़ रही E, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे पड़ेगी E। तो E का वर्क डन कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस विल बी VA माइनस VB। अब देखते हैं EMF क्या होगा, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे B to A। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं EMF इज वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। वर्क बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव charge, work done by non-electrostatic force in taking unit positive charge from B to A, from B to A। अगर हम मानते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिफॉर्म है और ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे Q चार्ज पे फोर्स कितनी पड़ रही है, F any। तो यहाँ पे देखते हैं EMF को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो Q चार्ज पे फोर्स कितनी पड़ रही है, F any। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितनी पड़ेगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितनी पड़ेगी, F any by Q। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितनी पड़ेगी, तो EMF आएगा इतना, EMF आएगा इतना। तो यहाँ पे देखते हैं EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन। EMF आएगा Q चार्ज पे इतनी फोर्स पड़ रही है, यूनिट चार्ज पे इतनी पड़ेगी, वर्क डन कितना आएगा इतना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा,
E इंटू एल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेते हैं, क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर कितनी पड़ रही है, क्यू इंटू एल। तो देखते हैं ओपन सर्किट में, देखते हैं इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पे देखते हैं इन स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन स्टेडी स्टेट, एफ एन ई विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ईएमएफ के बराबर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ईएमएफ के बराबर। तो कोई भी आइडियल बैटरी है, तो ईएमएफ को हम न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करते हैं, दैट्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट बीइंग ड्रॉन। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, ये इलेक्ट्रिक बढ़ती रहेगी, एक टाइम पे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो बैटरी ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, दोनों का वर्क डन बराबर आएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर आएंगे। बट अगर करंट फ्लो करेगा, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम देखेंगे ये फोर्स ज़्यादा होगी और ये कम होगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये फोर्स ज़्यादा होगी, ये कम होगी। तो बैटरी में खुद से करंट ऐसे जाता है, अगर कोई दूसरी बैटरी ना हो तो बैटरी में जो करंट ड्राइव करती है फोर्स वो होती है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बैटरी में अगर रेजिस्टेंस लगाएं तो खुद से तो करंट ऐसे जाएगा, तो इन जनरल नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा होती है। बट बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट फोर्स करते हैं दूसरी बैटरी द्वारा, तो करंट ऐसे भेज सकते हैं, उसके लिए हमें एक दूसरी बैटरी की जरूरत पड़ेगी, इसका ईएमएफ से ज़्यादा होगा, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तो अब एक काम करते हैं, हम वर्किंग थ्योरम लगाते हैं एक नॉन आइडियल बैटरी पे, Let's apply Work-Raju theorem on non-ideal battery. हम काम करते हैं, we apply application of, let us see application of work energy theorem on an non-ideal cell in discharging mode। ये कोई भी बैटरी का सर्किट सिंबल है, इसका ईएमएफ ई डिफाइन करते हैं और इनटू रेजिस्टेंस आर। तो इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो अगर जो भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस है आर, तो इनटू रेजिस्टेंस हम आर लिखते हैं, तो डिस्चार्जिंग मोड में करंट ऐसे जाता है, बैटरी खुद से करंट भेज रही होती है, तो हम यहाँ पे इसका पूरा सर्किट बनाते हैं एक कैपेसिटर की तरह। तो यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी Q इंटू E। तो हम देखेंगे यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो वर्क एनर्जी लगाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will be equal to I into R। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेके जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन आएगा ईएमएफ, जो कि रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेके जाएंगे, वर्क डन आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेके जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, उसका वर्क डन होता है ईएमएफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये पॉइंट E और ये पॉइंट B। तो दिस V will be equal to EMF minus I into R। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल माइनस ये है, तो इसका मतलब
ये पोटेंशियल माइनस वी ए माइनस वी बी, तो इसका मतलब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो हाई पोटेंशियल को ए लेते हैं, तो इसके क्रॉस हम वर्टिकल लगाएंगे तो हमारा रिलेशन ये आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल माइनस ये वी ए माइनस वी बी आएगा ई एम एफ माइनस आई इंटू आर, ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन एन नॉन आइडियल सेल इन चार्जिंग मोड। ये किसी भी एक बैटरी का सर्किट सिंबल है, इसकी ईएमएफ होती है ई और रेजिस्टेंस होता है आर। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, बैटरी खुद से करंट ऐसे देती है तो डिस्चार्ज करती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम करंट उल्टा भेजते हैं, तो अगर करंट इसमें ऐसे फोर्स किया जा रहा है तो ये डिस्चार्जिंग मोड है। दिस इज डिस्चार्जिंग मोड। तो यहाँ पे पूरा सर्किट बनाते हैं इसका, ये टर्मिनल लेते हैं ए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे चार्ज क्यों लेते हैं, इस पे इधर फोर्स पड़ेगी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इधर पड़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो करंट ऐसे जा रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें जब भी लगानी है तो हम करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे तो वर्क डन पे ऑल द फोर्स पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर विल बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव आएगी प्लस वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हैं तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे, इसका वर्क डन आएगा ईएमएफ। तो यहाँ पे देखते हैं V आ जाएगा E प्लस आई इंटू आर, आई इंटू स्मॉल आर, इंटू रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल आर लेते हैं तो I इंटू स्मॉल आर, यानी कि वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई इंटू आर। तो यहाँ पे देखते हैं अगर बैटरी चार्जिंग मोड में है, बैटरी अगर डिस्चार्जिंग मोड में है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। बैटरी जब चार्जिंग मोड में है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग मोड में पोटेंशियल डिफरेंस कम है, चार्जिंग मोड में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इन जनरल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इन जनरल पीडी अक्रॉस ए सेल। तो हम लिख सकते हैं पीडी अक्रॉस ए सेल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पीडी अक्रॉस ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across a cell, V will be equal to EMF plus minus I into R। तो यहाँ से हम देख सकते हैं if current is zero, V will be equal to E for ideal cell, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। तो हम लिख सकते हैं आइडियल सेल के लिए हमेशा V EMF के बराबर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा आइडियल सेल में करंट हो या ना हो, क्योंकि R जीरो है, V हमेशा EMF के बराबर रहेगा। बट बैटरी अगर ओपन सर्किट में है, सिर्फ करंट जीरो है, तब भी V EMF के बराबर रहेगा। तो आइडियल सेल हो या नॉन आइडियल सेल हो, अगर ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है। तो ये पहला लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेके देखेंगे।